नमस्कार साथियों, वेलकम टू पटवारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जी हाँ, अब तो ये नाम देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने पटवारी का जो सिलेबस रिलीज हुआ है वो देख लिया होगा और इसको देखने के बाद आपके कुछ मिले जुले रिएक्शन भी आए होंगे कि भाई सैलरी तो पीएन लेवल की लेकिन सिलेबस एचएएस लेवल का, या फिर इससे अच्छा तो भाई मेंस इंक्लूड कर देते तो शायद लेवल बराबर आ जाता। कुछ बच्चे तो यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि इस सिलेबस के साथ तो हम आईएएस की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा है कुछ बच्चों का रिएक्शन आफ्टर रिव्यूइंग दिस सिलेबस। अब देखते हैं क्या ये सिलेबस पटवारी एग्जाम के लिए क्या इसको हम डिकोड कर सकते हैं। क्या इस सिलेबस में बहुत सी चीजें ऐसी होगी जिसको आपको स्किप करना पड़ेगा और बहुत सी ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट है जिसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, दैट वी नीड टू फोकस अपॉन, राइट। तो आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जस्ट टू एनालाइज द सिलेबस ऑफ एचपी पटवारी कि हम इस सिलेबस में क्या क्या चीजें छोड़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। वो चीज बहुत मैटर करती है। हालांकि देखा जाए तो इस सिलेबस में लगभग 10 से 15 सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं और इन 10 से 15 सब्जेक्ट्स में किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए और किन चीजों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और स्किप किन सब्जेक्ट्स को करना है, ये चीज बहुत मैटर करती है। देखो, प्रिपरेशन हम करते तो हैं लेकिन इस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मायने रखती है कि आप क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्किप तो नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप सिलेबस को ही फॉलो करते हुए तो नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। किसी एक महान व्यक्ति ने ये बोला है कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि क्या छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जितनी चीज आप छोड़ोगे ना वो आपके कवरेज का 50% से भी ज्यादा होगा। इट मीन्स कि आपने अपने प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि आपको अपने प्रिपरेशन में किन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, राइट। तो आज हम थोड़ा सा इस सिलेबस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि पटवारी का यह सिलेबस आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रहने वाला है। और थैंकफुल कि एचपीआरसीओ को कि उन्होंने टाइमली इस सिलेबस को रिलीज कर दिया, अदरवाइज ये बहुत डिले करते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि एग्जाम आने वाला होता है और उससे 1 से 1.5 महीने पहले ही सिलेबस हमें शो कर दिया जाता है कि भाई ये आपका सिलेबस है। चलो, अब कम से कम हम इस सिलेबस को एनालाइज करने का हमारे पास एटलीस्ट टाइम तो है। तो चलो देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या चीजें हम जिनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो देखो, एचपीआरसीए ने इस सेगमेंट को सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सभी वो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है जो कि 12th लेवल तक पढ़े जाने चाहिए। हम 6 से लेकर के 12th तक जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ऑलमोस्ट वो सभी सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड है, राइट। और इसके अलावा पार्ट बी जो है वो जनरल अवेयरनेस को कवर करता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इन्होंने पार्ट ए और बी पता नहीं क्यों डिवाइड किया है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। पार्ट बी में भी बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स जो है वो सेम है जो पार्ट ए में है। तो कहीं ना कहीं शायद इन्होंने इनका जो मोटिव रहा होगा ये रहा होगा दैट 85 क्वेश्चंस जो कि पार्ट ए में कवर होने वाले हैं वो स्कूल लेवल यानी कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। एंड जो पार्ट बी है वो इन्होंने जनरल अवेयरनेस जो एक नॉर्मल ट्रेंड जो आता आ रहा है अभी तक, या फिर जो क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं या फिर स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो चलो देखते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से हम टैकल करेंगे इस चीज को और कौन कौन से हम बुक्स इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किन के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखो, पार्ट ए जो बताया गया है इस सिलेबस में वो 12th लेवल तक का सारा सिलेबस अप टू 12th ये बताया गया है। इसमें हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस चूंकि हम 6 से लेकर के 12th तक पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो उसमें सोशल साइंस में पहला सेगमेंट आपका हिस्ट्री का बताया गया है। हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो देखो हिस्ट्री को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका इन्होंने इंडियन हिस्ट्री रखी है और एक इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया है जिसमें कि मेजर फोकस है यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर। तो हम अगर देखें तो इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देखो इसमें बहुत से टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। चाहे वो, अब आपको ना ये सभी टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन आपको बोलता हूं कि भाई आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जितना भी आप अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें वही पढ़ते जाओ। और इसका रामबाण एक ही है दैट आप पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं इस सेगमेंट में। अब आप
जब एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको हर एक टॉपिक वाइज नहीं जाना है, ठीक है। आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं आपने केवल उसी को कवर करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी कवर होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को आपने स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही आने वाला है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री, इसमें सभी ये टॉपिक्स है जितने भी हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई कुछ स्किप किया गया है, कुछ ऐड किया गया, नो, सब कुछ वही है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो चोलाज, पांड्याज, चेराज, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज। अब मैं ये बोलूंगा कि इस सिलेबस को आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से चलने लग गए तो आप एक एक टॉपिक को एक एक दिन में कवर करेंगे ना, अगर इस हिसाब से तो पूरा साल भी कम पड़ जाएगा, राइट। तो आप अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, केवल आप उसी पे ही रिलाय रहिए, ठीक है। और साथ साथ हमारा जो बैच आगे आने वाला है उसमें हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है पटवारी के लिए, तो उसमें ये सभी टॉपिक्स जो है वो ट्रिक्स के साथ कवर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, राइट। तो दूसरा जो इसमें आया है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, सिंपल है। देखो, मैं ये बोलूंगा, इसको भी मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हम मेन पॉइंट इस पे आना चाहते हैं कि हमने पढ़ना क्या है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, इसमें ऑलमोस्ट सब चीजें कवर्ड है। मॉडर्न हिस्ट्री हमें पता है कि यूरोपियन कंपनीज की अराइवल से शुरू होती है और आगे जाकर के जितने भी बीच बीच में रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेकर के फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब कुछ कवर हो जाता है। अब देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके रहने वाली है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना आपने, राइट। और इसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन टॉपिक्स को जो जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपने स्किप नहीं करने हैं। आप गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और चोलाज, चेराज, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इनके फाउंडर कौन है। और बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं कि फाउंडर कौन है और लास्ट राजा कौन था, और कुछ बीच में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा वो। और इसमें साथ साथ आपका जैसे कि आप देखते होंगे कोई इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं, कोई जैसे आप देखोगे कि बुद्धिज्म में बहुत सारी काउंसिल्स हुई हैं, 4 काउंसिल्स हुई है, वो कहाँ कहाँ पर हुई, किसने डिसाइड की, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर पूछे जाने के हाई चांसेस हैं, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। अदरवाइज जो इतना सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है, हर एक टॉपिक को आप कवर नहीं कर सकते, इन डेप्थ आप जो है वो कवर नहीं कर सकते, अलग अलग से आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो बेटर, अगर आप एक्चुअल में सच में बहुत सीरियस नोट पर तैयारी करना चाहते हो तो आप केवल इतना कीजिए कि 6th से लेकर के 12th तक की सारी एनसीईआरटीज ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये है एक, तो आपके लिए सिंपल सॉल्यूशन। दूसरा ये रहेगा दैट आप जो है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो आपका स्टैंडर्ड रहा है पढ़ने का, आपके नोट्स हैं आपके पास पड़े हुए, ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है जीके की, वो आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास इसके स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों के नोट्स अवेलेबल है, वो आप कवर कर सकते हैं वहाँ से। तो ये आपके लिए हेल्पफुल कहीं ना कहीं बहुत रहने वाला है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में भी सेम वही, और इसमें मैं बोलूँगा आपको कि ज़्यादातर फोकस जो आप डेट्स पे कीजिए, ठीक है, कि डेट्स यहाँ पर पूछे जाएंगी काफ़ी, कि कौन सी तारीख को क्या चीज़ें हुई थी, बैटल कौन सी तारीख को हुई थी, तो यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए आप, ठीक है, टाइमलाइन के ऊपर। और हाँ, इससे पहले एंशिएंट मैंने आपको बताया था, मिडिवल पार्ट जो है हिस्ट्री का, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, डेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, अदरवाइज मिडिवल इंडिया से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बुक्स पूछी जा सकती हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स को बहुत हाईलाइट आपको लेके चलना है कि वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, राइट। तो मिडिवल इंडिया से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप पिछला ट्रेंड देख लो कहीं से भी उठा के, चाहे वो आप HPSC का ट्रेंड देख लो, या फिर आप इससे पहले हमीरपुर बोर्ड का ट्रेंड देख लो, मिडिवल हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको आप, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, बट इसको आप कहीं ना कहीं लास्ट में ऑप्शनल रख सकते हो कि भाई जब मेरा पूरा बाकी का सिलेबस इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर हो जाएगा तो मैं मिडिवल हिस्ट्री को लास्ट में पढ़ूंगा। तो अभी हिस्ट्री में जो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं दैट आपको एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज या जितने भी है कॉलोनियल रूल, इनके बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ आपने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर जो कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हुई है या जितनी भी मीटिंग्स हुई है उनके बारे में पढ़ना है, कहाँ पर हुई थी, किसने प्रिसाइड की थी, वो सब कुछ फ्रीडम मूवमेंट जितने भी हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। गांधीजिज्म के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि गांधी के ऊपर एक आध क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, क्योंकि जरूर आ सकता है, राइट। और
दूसरा, इसके अलावा आप जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हैं उनको आप इसमें कवर कर सकते हैं। हाँ, बाकी गवर्नर जनरल को आपने स्किप नहीं करना, और मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ बुक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, तो वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस है। अदरवाइज आप जो है वैसे तो सब कुछ कवर कर सकते हैं ऑलमोस्ट। मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत बढ़िया है। यस, एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट्स हैं आप इनको कवर कर सकते हो। 73, 84, 93 का एक्ट, चार्टर एक्ट जितने भी है, ये सभी एक्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने स्किप नहीं करना है किसी भी तरह से। ये एक तरह से ये समझ लो कि एक ना एक क्वेश्चन एक्ट से जरूर आने वाला है, राइट। तो मैं ये बोलूंगा दैट मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे इसको तो फोकस करना है आपने फैक्चुअल डाटा पे, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। स्टोरी एक अलग सेगमेंट है, स्टोरी आप पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, मगर जो मेन फोकस है वो फैक्ट्स के ऊपर रहने वाला है, और साथ साथ इसमें डेट्स का बहुत रोल रहने वाला है। अब आपको जो है यहाँ पर मैं आपको जब क्लासेस चलेगी ऑनलाइन, और उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी, और साथ साथ जो ऑफलाइन बैच में जो एनरोल्ड है हमारे साथ, उनको हम प्रिंटेड मटेरियल भी दे देंगे, राइट। तो आपको एक डेट की टाइमलाइन मिलने वाली है, ठीक है, टाइमलाइन जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है, पूरा जो एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है, जिसमें मॉडर्न के लिए ज़्यादा सेगमेंट कवर्ड है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से कवर्ड है, A to Z टाइमलाइन जितनी भी है वो सब कुछ कवर्ड है। आप गूगल में देखते होंगे टाइमलाइन के बारे में, उसमें बहुत सी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स ना स्किप की होती है, मगर जो आपको यहाँ से टाइमलाइन मिलने वाली है ऑफलाइन में, तो वो उसमें एक एक चीज कवर्ड है, हर छोटी से छोटी डेट जो हुई होगी, जो इंसिडेंट हुआ होगा, और एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ कवर्ड है। तो मैं ये बोलूंगा कि उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आएगा दैट हाँ, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। उस टाइमलाइन के साथ साथ ना आप क्या कर सकते हो कि कुछ जो रेलेवेंट चीज़ें हैं आसपास की वो भी कवर कर सकते हो, राइट। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन पे बुक्स एंड ऑथर्स भी कवर हो जाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट, उसका एक अलग सेगमेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स एंड ऑथर्स आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, राइट। जो चार्टर एक्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी वो एक अलग सेगमेंट है, वो टाइमलाइन के साथ कवर नहीं हो सकता। हाँ, टाइमलाइन में ये जरूर कवर हो सकता है कि कौन सा चार्टर एक्ट कहाँ कब आया था, लेकिन जो उसके अंदर की थोड़ी सी डिटेल्स है वो अलग सेगमेंट में कवर होगी। लेकिन ये मान के चलो दैट मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेजर सेगमेंट है, आप ये मान के चलो कि इस टाइमलाइन के थ्रू आप मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा नहीं तो 60 to 70% ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे आसानी से, ठीक है। 70% से भी ज़्यादा, ठीक है, आप इस पर कवर कर लोगे। और बाकी का जो रिमेनिंग 30% है वो जो मैंने आपको बता दिया, बुक्स एंड ऑथर्स, चार्टर एक्ट्स या कुछ जो स्टोरीज हैं वो, राइट। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो ये चीज़ है, और हो सका तो मैं आगे आपके लिए एक वीडियो भी इसके ऊपर लेके आऊँगा तो टाइमलाइन को डिस्कस करने के लिए, तो आप इसमें बने रह सकते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट, यूरोपियन हिस्ट्री। अब ये थोड़ा इन्होंने एक और सेगमेंट ऐड कर दिया है यूरोपियन हिस्ट्री को, राइट, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लास 3 की पोस्ट के लिए या 2 की पोस्ट के लिए इस पहली बार जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया है। अदरवाइज हम इंडियन हिस्ट्री को ही जो है उसको फोकस करते हैं। तो यूरोपियन हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशंस, रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो, आप बोलेंगे कि भाई इतने सारे टॉपिक्स, ये तो हम एचएएस लेवल पे पढ़ते हैं या फिर यूपीएससी लेवल पे पढ़ते हैं, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है दैट इन्होंने जो यूरोपियन हिस्ट्री बताई है ये 10th क्लास की है, ठीक है। 10th क्लास की बुक जो है आपके पास, उसको पढ़ डालो अच्छे से, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ डालो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जितनी उसमें बुक्स हैं, आई थिंक शायद 4 बुक्स हैं वहाँ पर, इकोनॉमी की है, आपका ज्योग्राफी की है, पॉलिटी की है और हिस्ट्री की है। तो इस सेगमेंट के लिए तो आपको हिस्ट्री की जो बुक है 10th की वो आप पढ़ डालो उसको, राइट। और उसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशंस, ये सब कुछ। और हाँ, ये जो लीग ऑफ नेशंस है, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह है, चलो इसके बाद बाकी जो यूएनओ है, ये तो आपको 11th 12th की, आपको खासकर 12th के लिए 12th की आपको जो है बुक पढ़नी पड़ेगी, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें आपका ये कवर हो जाएगा, राइट। तो एक 10th की बुक और एक 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक, ठीक है, उसमें ये सब कुछ कवर्ड है, आपको ये उसमें मिल जाएगा, राइट। तो ये जरूर वहाँ से आप कर लेना, आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी का ही, अदरवाइज हम आपको एक एनसीईआरटी का क्रक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वही मोर देन सफिशिएंट है, आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आपको जो है ऑनलाइन बैचेस में एनरोल होने के बाद मिल जाएगी, राइट। और या फिर आप ऑफलाइन एनरोल करने के बाद भी ये गेन कर सकते हो। नेक्स्ट,
सेगमेंट हमारे पास देखो, हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया इन शॉर्ट दैट हिस्ट्री में आपको मेजर फोकस करना है एंशिएंट हिस्ट्री पे और मॉडर्न हिस्ट्री पे। मिडिवल हिस्ट्री को फिलहाल के लिए आप स्किप कर सकते हो, या फिर जो टाइमलाइन आपको मिलेगी राइट क्लासरूम में या आगे जो मिल जाएगी उसमें आप वो कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो करनी है कवर, वो बुक्स एंड ऑथर्स को थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। और बाकी मैं ये बोलूँगा कि एंशिएंट और मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है। और दूसरे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो साफ साफ दिया गया है दैट यूरोपियन हिस्ट्री ही आएगी, और इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे वो आप कवर कर सकते हो 10th क्लास की हिस्ट्री एंड 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वहाँ से, राइट। नेक्स्ट ज्योग्राफी देखें तो ज्योग्राफी देखो पहला सेगमेंट आपके पास इंडियन ज्योग्राफी का है। इंडियन ज्योग्राफी में देखो मैं यहाँ सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए इसमें। देखो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो रिवर्स पूछी जाती है। तो रिवर्स आपको किसी भी तरह से स्किप नहीं करनी है, उनके ट्रिब्यूटरीज किसी तरह से स्किप नहीं करनी है। दूसरा मिनरल रिजर्व्स, जितने भी मिनरल्स हैं देखो पूछा जाता है कि भाई मिनरल्स कहाँ पर लोकेटेड है। देखो पूछा जाएगा कि भाई खितरी माइंस कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए राजस्थान में लोकेटेड है, या इस तरह की और भी बहुत सारी जितने भी मिनरल्स लोकेटेड है पूरे इंडिया में, वो हाई चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, राइट। तो देखो एक एक करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला आपने फोकस करना है जी रिवर्स के ऊपर, ठीक है, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करना है। दूसरा आपने मिनरल रिजर्व्स, ठीक है, मिनरल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पर है। तीसरा सॉइल टाइप्स, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आपने, क्योंकि सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा आपने थोड़ा सा जो फिजियोग्राफी है ना इंडिया की, हालांकि फिजियोग्राफी में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है, फिजियोग्राफी आपने एक बार जरूर चेक कर लेनी सारी, जिसमें कि फिजियोग्राफी में आप देखते होंगे हिमालयाज के बारे में हम पढ़ते हैं, हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ये कवर करना पड़ेगा। और ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, राइट, तो उतना ही आने वाला है। और बाकी जिसमें हम देखते हैं कि 6 पार्ट में तो फिजियोग्राफी हमारी कवर्ड है। हिमालय हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया, आपका जो प्लेन्स है, डेजर्ट है, आपका प्लेट्यूज साउथ इंडिया के जितने हैं, आइलैंड्स हो गए, राइट, कोस्टल प्लेन्स हो गए, ये सब कुछ आप इसमें कवर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा हमने ड्रेनेज सिस्टम तो देख ही लिया है रिवर्स, राइट, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ से आप कर सकते हो। और बाकी तो जो इसके अलावा जो बचता है वो स्टैटिक पोर्शन में कवर हो जाता है, राइट। स्टैटिक में जैसे डांस फॉर्म्स हो गए इंडिया के, या फिर पूछे जाएंगे कि भाई एयरपोर्ट्स कौन से हैं, या रेलवेज वगैरह उसके जो जोन्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, राइट। लेकिन मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सेगमेंट से पूछे जाने वाले हैं, राइट। इसमें बस एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, ट्राइब्स वगैरह, बट राइट ट्राइब्स हो गए, क्योंकि ट्राइब्स में पूछा जाता है कि भाई कल्टिवेशन जो हम बोलते हैं ना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है उसके, तो वो थोड़ा सा देख लेना, वो भी ट्राइबल कल्टिवेशन का पार्ट है, तो उसमें कवर हो जाएगा। बाकी इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है ज्योग्राफी में, राइट। तो ये चीज़ है। हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं आप, मानसून के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेट से क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा कवर कर लेना, राइट। तो ये रहेगा, इसमें मेजरली आपको ज्योग्राफी में इनके ऊपर ही फोकस करना है। बाकी नेक्स्ट इसमें यूनिवर्स और सोलर सिस्टम भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। और आप जब देखोगे ना इसको डिकोड करोगे पूरे सिलेबस को, तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं, एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हर एक सेगमेंट से एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं कि मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। जैसे इंडिया का सेगमेंट है, इंडियन ज्योग्राफी को बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। उसके अलावा या 5 क्वेश्चन भी आ सकता है, 50% वेटेज वहाँ मिल सकती है। बाकी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और 1-2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है। तो 60-40 का या फिर 70-30 का रेशियो भी यहाँ पर रह सकता है इंडियन ज्योग्राफी और बाकी इस ज्योग्राफी में। तो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम ये कवर करना पड़ेगा, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो साफ साफ दिया गया, तो यहाँ पर आपने केवल इतना ही पढ़ना है। लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा पढ़ना है, मतलब जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना है। रॉक्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, लैंडफॉर्म्स, इन सब के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स, ये एग्रीकल्चर देखो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जो पटवारी का जो काम है, फील्ड के जो उनका काम रहता है पटवारी का, वो इस सेगमेंट से ज़्यादा बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फॉरेस्ट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। सोर्सेज ऑफ पावर्स, एनर्जी, इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, खासकर इनके ऊपर।
जो लैंड यूज पैटर्न है और लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, मेजर्स उनके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। तो ये वाला सेगमेंट आपका ज्योग्राफी में थोड़ा सा रहने वाला है, जहां पर आपको इस सिलेबस के हर एक पॉइंट को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। बाकी इंडियन ज्योग्राफी है तो वो आप आराम से, जो मैंने आपको बताया, कि उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। अदरवाइज मैं आपको इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, पिछले 15 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो अलग अलग स्टेट्स में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो आप अलग अलग सब्जेक्ट का मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, राइट। तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी और ये उनके लिए अवेलेबल है जो ऑनलाइन जो क्लासेस हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है वो, इसमें आपका डेवलपमेंट जो है ये सेगमेंट कवर करना पड़ेगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखो डिटेल में हम नहीं जाएंगे सिलेबस के, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। और इकोनॉमी से मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है अब नहीं पूछे जा रहे हैं। थोड़ा अगर पूछा जाएगा तो करंट अफेयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो उसमें, या फिर इकोनॉमिक सर्वे अभी हाल ही में आया है इंडिया का, या फिर अभी आएगा, तब तक तो शायद नया भी आ जाएगा, ठीक है, जब तक इनका एग्जाम होना है, तो तब वो कवर आप कर सकते हो वहाँ से। तो वहाँ से बहुत सारा डाटा आपको वहाँ से मिल जाएगा आसानी से। बाकी जनरल इकोनॉमी जो आने वाली हो वो 10th तक आप उसको कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, ये सब कुछ यहाँ कवर हो जाएगा। बाकी ये ऑनलाइन क्लासेस में तो हम हर एक सेगमेंट को कवर करने वाले हैं बहुत डिटेल में। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस में तो भाई देखो सिंपल एज दैट मैं बोलूँगा तो जो एनसीईआरटी है वहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे ही, जो मेन चीज़ है। मगर इसके अलावा एनसीईआरटी में ना कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा दी हुई है, जैसे कि स्टैटिक पोर्शन जो है पॉलिटिकल साइंस में, जैसे आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट। और देखो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का शायद मैं ही आपकी क्लास लूँगा, तो यहाँ पर जो है आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं, कम से कम आज की डेट में तो वैसे 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, मगर मैं आप बता देता हूँ आपको कि 200 प्लस आर्टिकल्स में आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करवा दूंगा। टिप्स पे आपको सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो याद हो जाएंगे आसानी से। और इसके अलावा जैसे कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सब के भी आर्टिकल्स और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ मैं आपको याद करा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दीज पार्ट्स हो गए या फीचर्स बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें, इनकी ट्रिक्स जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड भी की है कुछ की, तो ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे, क्रिएटिव एकेडमी पे। वहाँ जा करके आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि भाई ये ट्रिक्स किस तरह से बनाई गई है। बहुत ईजी ट्रिक्स है, और ऐसा नहीं कि भाई मतलब ट्रिक्स को भी याद करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं, एक बार में देख के भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस तो यहीं पर ही कवर हो जाएगा बहुत इजीली, और अच्छे से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के सब कुछ, प्रीएम्बल हो गया, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये वाला है। और तो पॉलिटिकल साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पॉलिटिकल साइंस का, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर बच्चे गलती बहुत कम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को सही करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर गलतियां बहुत से एस्पिरेंट्स जो वो कम करते हैं। तो आपने ऐसी सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल स्ट्रांगली होल्ड रखना है जहाँ पर बिल्कुल गलत करने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आपने ये कवर करना है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स देखो जी, थोड़ा सा वास्ट सिलेबस आ रखा है मैथमेटिक्स में। पहले भी बोला था बच्चों के, इस बार का जो मैथ्स का आपका सिलेबस रिलीज किया गया है वो ऑलमोस्ट उन्होंने सारी ही एनसीईआरटी डाल दी है भाई, 10th की, 11th की, 12th की, सब कुछ डाल दो भाई, ठीक है। वैसे तो 10th लेवल तक का ही मैथ्स आएगा, मगर जो इनका सिलेबस देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब लेवल जो है वो बहुत हाई है। इतना लेवल तो भाई हमारा जो हम HAS की तैयारी करवाते हैं उसमें सीसेट एक सेगमेंट होता है, वहाँ पर भी इस लेवल का मैथ नहीं आता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो उन्होंने सिलेबस दिया है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। नंबर सिस्टम, नोइंग और नंबर्स एंड रियल नंबर्स, ये क्वेश्चन है, इससे आपने देख लेना है। और होल नंबर्स, इंटीजर्स, number of operations, fractionals, decimals, percentages, basic algebra, expressions, factors and identities, polynomials, linear equations and linear equations in two variables, quadratic equations, arithmetic progressions, ratio, proportions and variation, basic geometry, points, lines and angles, triangles, जो ये congruence, similarity and properties, quadrilaters and polygons, circles and areas related to circles, constructions, compass and strategy, measurement, area and perimeter of plane figures, surface area and volumes, coordinate geometry, introduction to geometry, application of geometry, trigonometry, heights and distances, statistics, data handling, probability,
वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। अरे भाई इतना सारा सिलेबस, इसको पढ़ने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो ये तो केवल मैंने हेडिंग्स पढ़ी है, इसके अंदर के जो सेगमेंट्स हैं उसको जब आप डिटेल में जाते जाओगे तो भाई साल भी कम पड़ जाएगा इस लेवल के सिलेबस को देखते हुए। तो इसको कवर ही नहीं कर सकते आप, मैं मान नहीं सकता कि भाई। और ऊपर से एक पटवारी का एग्जाम ऐसा नहीं कि अगले साल आने वाला है, ऑफकोर्स वो अभी हाल ही में अभी 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर कभी भी पटवारी का एग्जाम हो सकता है, राइट। तो आपको ये सारे सेगमेंट, अब केवल मैथ्स तो नहीं है ना अकेला, तो मैं अगेन फिर से बोलूंगा दैट मैथ्स के लिए आपको जो जनरल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एसएससी की जो आप प्रिपरेशन करते हो या एसएससी का जो सिलेबस है मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, वही आपको कवर करना है। इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बस हेडिंग्स पढ़ के वो वाले सेगमेंट कवर कर लो। बाकी जितने भी एसएससी के लिए पेपर की तैयारी करते हैं ना, या फिर लोग जो है बाकी हिमाचल के भी सबऑर्डिनेट के लिए जो तैयारी होती है, केवल उतना ही मैथ्स आने वाला है। अब देखो पुलिस का सिलेबस जो है कितना अच्छे से डिफाइंड था, छोटा सा था, लेकिन मतलब पता था भी क्या क्या आना है। और आगे हमने देखा क्वेश्चंस वहीं से ही आए थे, शायद हार्डली 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आए होंगे बाहर से, अदरवाइज मेजरली तो भाई 90% क्वेश्चन जो है सिलेबस से ही आए थे। अब यहाँ तो सिलेबस ही अपने आप में बहुत वास्ट है, मतलब इतने वास्ट सिलेबस में तो आप मान लो कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे ना वो बाहर से, तो ऑलरेडी कवर होने वाला है इस सिलेबस से, राइट। तो मैं ये बोलूंगा दैट आपको अब ये सिलेबस ही ऐसा है कि ये बस आपको खुश करने के लिए सिलेबस दिया गया है बेसिकली, कि भाई हाँ खुश हो जाओ, तुम तब से बोल रहे थे कि भाई सिलेबस नहीं आ रहा, सिलेबस नहीं आ रहा है, अब दे दिया भाई सिलेबस। अब ये उसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, अदरवाइज आपको तैयारी तो वही करनी पड़ेगी जो आप अभी तक करते आ रहे थे, ट्रेडिशनल जो आप अभी तक जो तैयारी करते आ रहे थे कि भाई मैथ्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वही आपने करनी है। एसएससी के लिए जो आप पढ़ते हो वो मैथ्स, या बैंकिंग के लिए जो पढ़ते हो वो मैथ्स, या जो भी सीएचएसएल के लिए 12th बेस पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अभी जीडी का एग्जाम भी जो है आप भर सकते हो, क्योंकि अभी उसकी डेट लास्ट 31 दिसंबर है, तो वो भी आप एसएससी जीडी का फॉर्म भी भर सकते हो, और उसके भी हमारे पास कोचिंग अवेलेबल है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी आपका मैथ्स ही सारा कवर हो जाएगा, और जो उसका सिलेबस का मैथ्स है वही आपने पढ़ना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ बाकी, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, राइट। हाँ ये मैं बोलूँगा नहीं कि 100% वहाँ से आएंगे, ऑफकोर्स 70% तक के चांसेस है कि वो जो सिलेबस है एसएससी का वहाँ से आएगा, बाकी 30% में भी शायद एक्स्ट्रा यहाँ से आ जाए, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपने। बाकी साइंस जो 10th लेवल तक की सारी साइंस है, 6th से लेकर के 10th तक जितना भी साइंस का सिलेबस था वो सारा इन्होंने कवर कर दिया भाई, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, गेटिंग टू नो प्लांट्स, बॉडी मेजर मूवमेंट्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, motion and measurement of distances, lights, shadows and reflections, electricity and circuits, fun with magnet, air around us, nutrition in plants, nutrition in animals, heat, acids and bases and salts, physical and chemical changes, respiration in organisms, reproduction in plants, motion and time, light, forest, crop production and management, microorganisms, friend and foe, coal and petroleum, combustion and flame, conservation of plants and animals, reproduction in animals, reaching the age of adolescence, for force and pressure, friction, sound, chemical effects of electric current, some natural phenomena, light, matter in our surroundings, the fundamental unit of life, motion, chemical reactions and equations। बहुत सारा सिलेबस था भाई, इतना सारा सिलेबस, ये 6 से लेकर के 10th तक का सारा इन्होंने सिलेबस डाल दिया है। अगेन फिर से मैं इसके लिए भी मेरा एक ही रहेगा दैट इन्होंने ना सिलेबस केवल खुश करने के लिए डाल दिया है बच्चों को, कि भाई तुम तब से बोल रहे थे कि सिलेबस नहीं आ रहा है, अब डाल दिया है। बट अगेन मैं ये बोलूँगा, जो जनरल साइंस की आप तैयारी करते आ रहे हैं अभी तक वो पढ़ना, और हमने जो साइंस की एक बुकलेट तैयार की है वो बहुत अच्छी बुकलेट है। मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ उसमें ज़्यादा नहीं तो 1000 से ऊपर के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है, पहली बात तो, और वो 1 लाइनर में है, राइट। और दूसरी चीज़, उसमें बहुत डिटेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो बहुत अच्छे से उसमें बताई गई है, राइट। और वही बताई गई है जो आज तक प्रीवियस क्वेश्चन में जिस सके पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब उतनी सी बुकलेट, वो ज़्यादा पेजेस की बुकलेट भी नहीं है, वो हार्डली शायद 100 पेजेस से ज़्यादा भी नहीं है, वो 60-70 पेजेस की बुक होगी वो। तो उतने से बुकलेट में वो सारी साइंस कवर्ड है, और उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि शायद अगर आएगा, तो मैं ये बोल देता हूँ कि भाई 80% तो वहीं से ही कवर होने वाला है, राइट। तो ये चीज़ भी थोड़ा आपको यहाँ से हेल्प रहने वाली है, क्योंकि देखो इतना सारा सिलेबस आप कवर कर ही नहीं सकते, मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 6 से लेकर के 10th क्लास तक जो इतना सारा सिलेबस आ रखा है, वो भी एक सब्जेक्ट का, भाई हमें पूरी साल लग जाती है एक साल कवर करने में, राइट। तो यहाँ तो 1 साल तो टाइम भी नहीं है हमारे पास, राइट। तो मैं ये आज भी ये बोलूँगा दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
एक इसमें रामबाण होने वाले हैं। आपने PYQs पे ध्यान देना है। जितने भी SSC के PYQs हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगेन मैं बोलूँगा वो PYQs मैंने बना रखे हैं, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। पिछले 15 साल के PYQs जो है हर एक सब्जेक्ट के और मैक्सिमम एग्जाम्स को कवर करते हुए लगभग 15 से 20 एग्जाम्स उसमें कवर्ड है जो पीछे आ चुके हैं। तो उसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा पर सब्जेक्ट जो आपको MCQs मिलने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने वो सारा कुछ कवर कर दिया इतने टाइम के अंदर तो भाई कोई माइकल लाल आपका एग्जाम क्रैक होने से नहीं रोक सकता, राइट। तो ये मैं बोलूँगा ज़रूर। तो शॉर्ट में जितना हो सके, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, वो पढ़ो। पहले आप अपने सिलेबस को कवर करो, जो हमने बुकलेट्स बना रखी है, बहुत एक क्रूशियल बुकलेट्स है, वो आप उसको पढ़ लो शॉर्ट में, एंड देन उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस को टैकल करो। देन देखो कि भाई आपसे क्या सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ से देख सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें भी सारा कुछ कवर हो जाएगी आपकी, राइट। देन इसके बाद आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो इंग्लिश देखो, जो नॉर्मल इंग्लिश है इसमें इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारे पास जो सिलेबस रहेगा इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड पावर, सेंटेंस, सब्जेक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो नॉर्मल जो हम इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं, चाहे वो वर्ब्स हो, टेंसेज हो या पंक्चुएशंस हो, ये सब कुछ इसमें कवर है। एरर करेक्शन हो, तो ये आप एक करके, इसमें तो चलो सिलेबस उतना नहीं है, बस हाँ आर्टिकल्स देखा जाए तो आर्टिकल्स में अपने आप बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। नंबर में बहुत सारे आ जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये बोलने को देखने को मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ नहीं है। जैसे टेंसेज है, तो टेंसेज अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, राइट। इसको पढ़ते पढ़ते भी आपके पास कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है टेंसेज को याद करने में, इसको पढ़ने में, सब कुछ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप बाकी भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो डेली बेसिस पे, राइट। तो इतना सारा सिलेबस, मैं ये बोलूँगा फिर से दैट SSC के लिए जो प्रिपरेशन होती है, जो उसके जो सिलेबस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और वही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपको टैली करना ज़रूर है, दैट वहाँ पर ऐसा तो नहीं कोई सेगमेंट जो यहाँ पर मेंशन नहीं है और आप उसको तैयार कर रहे हो, राइट। तो यहाँ से क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर वो अवेलेबल है तो वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनने वाले हैं, राइट। और मैं ये बोलता हूँ, जैसे सपोज करो कि अगर मुझे कोई टास्क देता है, क्योंकि हमें भी तो इंसान की तरह सोचना पड़ेगा, सिलेबस बनाने वाला भी इंसान था और क्वेश्चंस बनाने वाला भी इंसान ही है होने वाला है, ठीक है। तो हम इंसान की तरह अगर सोचे, सिंपल अपनी तरह सोचे, तो क्या होगा। मान लो मुझे कोई सिलेबस दे देता है ये वाला कि भाई तुमने क्वेश्चंस बनाने इसमें से, तो भाई मुझे 120 क्वेश्चंस बनाने हैं। 120 क्वेश्चन, मेरे पास इस 12 पेज का तो सिलेबस ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इतने सारे सिलेबस में मैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा, राइट। तो मैं ये देखूंगा कि यार कॉमन चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से क्या ट्रेंड रह रहा है, वहाँ से मैं ज़्यादातर फोकस करूंगा दैट हाँ ये आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। अब वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि भाई एक ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बाहर करो, ये लेस इंपॉर्टेंट है, चलो यहाँ से क्वेश्चंस उठा देते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि पटवारी का एग्जाम है और इसमें ना क्या होता है कि एक मास लेवल पे जो बच्चे पेपर देने जाते हैं और इतने बड़े स्तर पर पेपर कंडक्ट करवाना, वहाँ पर फिर आगे क्वेश्चंस भी उठते हैं कि भाई पटवारी लेवल का एग्जाम था लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिए भाई UPSC और HAS लेवल के, तो उसका लेवल भी उस हिसाब से रखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो लेवल तभी रहेगा अगर वो प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, या फिर वो टॉपिक्स जो पहले पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से कभी क्वेश्चन आए हो तो फिर उन टॉपिक से भी क्वेश्चन डालेंगे, राइट। तो मैं आज भी बोलूँगा दैट ज़्यादा फोकस जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपने। अब साथ साथ ही तो चलो कवर करना ही है, बाकी हिंदी में भी सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। हिंदी में भी जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आपके यहाँ से कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। सबकी मैं आपको दे दूंगा, PDF वगैरह अवेलेबल है हमारे पास सब कुछ, राइट। और उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, बुकलेट्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं वो लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव एकेडमी में आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, राइट। बाकी कंप्यूटर एंड IT, देखो अब कंप्यूटर चलो 10th तक आप पढ़ते ही हैं, IT कुछ बच्चे जो है 11th 12th में भी लेते हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, कुछ IT ले लेते हैं, राइट। लेकिन देखो यहाँ पर अगेन मैं ये बोलूँगा दैट यहाँ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें भी देखो 10th लेवल तक के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे। बाकी फिर भी अगर आते हैं तो इसमें भी PYQs अवेलेबल है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो वहाँ से पूछे जा सकते हैं। बट मैं कोशिश बोलूँगा आपको कि यहाँ से हार्डली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे के चांसेस है कंप्यूटर से, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन बट काफ़ी होते हैं। वो मैं बोलूँगा कि वो सिलेबस के साथ ही स्ट्रिक्ट रहो आप, ठीक है। सिलेबस के साथ ही स्ट्रिक्ट करो और ज़्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो YouTube से भी आप सर्च कर करके देख सकते हैं। अदरवाइज प्रीवियस क्वेश्चंस की पूरी बुकलेट अगेन हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है।
ये आपकी यहाँ से हो जाएगी। दूसरा पार्ट बी जो आपके पास रहने वाला है वो जनरल अवेयरनेस का है, राइट। जनरल अवेयरनेस, तो देखो अगेन जनरल अवेयरनेस यहाँ से 35 क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 85 प्लस 35, ठीक है। तो ये आपका 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस आपने ये कवर करने हैं, और इसमें जीके जनरल नॉलेज, जिसमें कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश मैट्रिक स्टैंडर्ड। बेसिकली तो सिलेबस आपका यही है, ठीक है। सिलेबस, मेन सिलेबस तो यही है, बस इसी को ही इलेबोरेट करके इन्होंने 85 मार्क्स का बना दिया है, ठीक है, ऊपर। तो ये चीज़ मैं अगेन आपको बोलूँगा दैट जीके जो रहने वाला है वो स्टैटिक जीके आपके पास रहने वाला है। जैसे कि आप इसमें बुक्स एंड ऑथर्स को कंक्लूड कर सकते हो, इसमें जैसे अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी उनके बारे में, इस डेजिग्नेशन पे कौन है, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। या डांस फॉर्म्स हो गया, आपका जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, डेज एंड डेट्स हो गए, ठीक है। जो पुलिस का सिलेबस आपने देखा है ना, पुलिस का सिलेबस जो आया है जीके का, वो सेम सिलेबस जो है यहाँ पर जीके का रहने वाला है। ये बोल देता हूँ आपको 90% क्वेश्चन जो है वहीं से आने वाला है जो पुलिस का सिलेबस है, राइट। तो पुलिस का सिलेबस जो है वो एचपी पुलिस का जो आपको पता होगा, वहाँ से क्वेश्चन जो है जीके के काफ़ी सेगमेंट वहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपने ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के जीके से, वो या तो रिवर्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रिवर्स से, या आते हैं ट्राइब्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ट्राइब्स। हिस्ट्री से अगर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें देखो हमारे पास अगेन जो बुकलेट है हिमाचल जीके की, उसमें पूरी टाइमलाइन हिमाचल की बना रखी है। तो उस टाइमलाइन के हिसाब से आप अगर वो भी पढ़ोगे तब भी काफ़ी हद तक आपकी हिस्ट्री जो वहाँ से कवर हो जाएगी, राइट। और पूरी बुकलेट है, उसमें टाइमलाइन तो है ही, अपार्ट फ्रॉम टाइमलाइन रिवर्स, ट्राइब्स, ज्योग्राफी, सब कुछ कवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ राजाओं के बारे में, अब राजाओं की डिटेल हिस्ट्री तो नहीं पूछी जाएगी, बट राजाओं की किस राजा के बारे में पूछा जा सकता है, दैट पहला राजा कौन था इसका, लास्ट राजा कौन था इसका, कब वो गद्दी पे आया था, ठीक है, पहले राजा, ठीक है, उसकी स्थापना कब होती है, किसी जैसे चंबा की स्थापना कब होती है, शिमला कब जो है फाउंड किया गया था, इससे वहाँ का बुशहर के पहले राजा कौन थे, ये चीज़ें तो फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस है हिस्ट्री में, राइट। और कुछ चीज़ें इसमें रहेगी आपकी आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो है हिमाचल का, ये आ सकता है। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस बन जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो डांस फॉर्म्स हो, आपका टेम्पल्स के बारे में हो, तो टेम्पल्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, राइट। ट्राइब्स में तो ऑफकोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके अलावा ज्योग्राफी में पीक्स इंपॉर्टेंट है, आपका जो पासिस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें, ठीक है। पीक्स हो गए, ठीक है, पासिस हो गए। और हाँ, एक और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स से यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं हिमाचल की, ठीक है। तो हिमाचल की कुछ बुक्स एंड ऑथर्स है वो आपको जो है वो कवर करनी पड़ेगी, राइट। और बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें तो साइड करो, ठीक है, ये तो है ही ना, लेकिन इसके अलावा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दैट इज आपका हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आप अभी देख रहे होंगे, टीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल के भी, आर्ट्स के भी आने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे से हिमाचल के अगर क्वेश्चन कुछ आएंगे ना, सपोज करो हिमाचल से अगर 15 क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके हिमाचल सेगमेंट से, ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ आपको। हर बार ऐसा होता है कि हिमाचल का सेगमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो 15 क्वेश्चन आप लेके चलो कि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं हिमाचल से, राइट। तो वहां पर 15 में से 5 क्वेश्चन तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही दिखेंगे, ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आपका कहीं ना कहीं 33% कवर कर देगा, ठीक है, पूरे हिमाचल के जितने भी क्वेश्चन है। और इट कैन गो अप टू 50% एज वेल, ठीक है, 33 to 50% तक भी जा सकता है ये, ठीक है। हर बार ये हमने ट्रेंड देखा पिछले 2-3 सालों से, दैट इकोनॉमिक सर्विस से हर साल, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक के जितने भी पेपर है, सब में इकोनॉमिक सर्वे पूछा जा रहा है, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे एचपी का वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ध्यान रखना भी, इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा, जहां तक मुझे लगता है हाई चांसेस है, तो अभी इस साल का थोड़ा सा देख लेना, बाकी जो 1 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने वाला है वो सॉरी 1 फरवरी 31 जनवरी को, ठीक है, वो देख लेना, वो तब तक आ जाएगा। तो 1 फरवरी तक वो रिलीज कर देते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाता है सब कुछ, तो तब तक आपके पास ये मिल जाएगा, राइट। इकोनॉमिक सर्वे उसमें ध्यान देना आपने, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, राइट। बाकी करंट अफेयर्स देखो, जो हम यहाँ से बुकलेट प्रोवाइड करेंगे आपको, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है। और मेनली करंट अफेयर्स जो है स्टैटिक पोर्शन वाला आएगा, ठीक है, काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाएगा इससे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ज़्यादातर
जैसे अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अभी कुछ इनोवेशंस हुई हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैं आपको धीरे धीरे करके आगे जो है आपको वीडियोज़ के अलावा मिल जाएगी, राइट, कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा इसमें कवर। बाकी एवरीडे साइंस वही जो हमने पीछे पढ़ लिया है वो सब कुछ, और यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी एंड ये, तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सारा कवर्ड है। बस इसमें एक्स्ट्रा जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी एचपी का मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा पूरा जो एचपी पटवारी का सिलेबस था। बहुत लेंथी सिलेबस है। अब इस सिलेबस को पढ़ते पढ़ते ही बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है कि भाई मतलब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो हम छोड़ ही देते हैं उससे अच्छा। तो मैं ये बोलूँगा एक स्टैंडर्ड बुक या तो उठा लो, ठीक है, या फिर आप हमारा इसमें ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस ऑनलाइन कोर्स में आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑनलाइन कोर्स जो है आपको बहुत ही कम रेट पे एक तो आपको अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पटवारी का जो बैच हम लेकर के आए हैं, ठीक है। इसमें मेहनत हमारी लेकिन सफलता तुम्हारी रहने वाली है, ठीक है। हम इसमें हर एक सेगमेंट को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपको 5 टीचर्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ अलग से एक टीचर पढ़ाने वाला है। दूसरा, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके है, और आपका करंट अफेयर्स है, एचपी जीके है, वो अलग टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, राइट। इसके अलावा मैथ्स अलग पढ़ाएंगे, रीजनिंग अलग पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के टीचर्स अलग रहने वाले हैं। और आपको बहुत डिटेल में टू द पॉइंट सिलेबस का सारा कवरेज करते हुए आपका ये कवर होने वाला है। और ये इसकी फीस भी ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट एट ₹1999, मात्र 2000 रुपए में या 1999 रुपए में, ठीक है। तो वो आपको जो है ऑनलाइन कोर्स मिलने वाला है। ऑनलाइन आपको लाइव एक्सेस मिल जाएगा क्लासरूम क्लासेस का, राइट। और साथ में आप जो है ये एक्सेस लाइफ टाइम तक वैलिड है, ठीक है। आप जब मर्जी चाहो तब उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में दोनों में अवेलेबल रहने वाली है, राइट। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, दैट इज अवेलेबल फॉर 5999, ऑलमोस्ट 6000 रुपीज का ये कोर्स रहने वाला है। और 6000 में भी ये 6 महीने तक का कोर्स चलने वाला है। और ये कोर्स जो है इतना इफेक्टिव कोर्स है दैट क्लासरूम का एक तो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आप जो है क्लासरूम में जो आपका वीकली टेस्ट रहने वाले हैं, हर वीकेंड पे कम से कम इन सभी सब्जेक्ट्स से ज़्यादा नहीं तो 200 से 250 क्वेश्चंस का टेस्ट होता ही होता है, ठीक है। वीकेंड में पूरा आपका जो टेस्ट डे रहने वाला है, पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा वो सारा आपका टेस्ट में आने वाला है। इसके अलावा इसी में ही आपको स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन में स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मगर जो ऑफलाइन है वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल पूरी तरह से मिलने वाला है, A to Z सभी सब्जेक्ट्स के आपको स्टडी मटेरियल, और वो भी इतने इफेक्टिव स्टडी मटेरियल रहने वाला है कि उसका आपने अगर वो पढ़ लिया तो ये मैं बोल देता हूँ कि भाई 90% तक के जो क्वेश्चन है वो वहाँ से मिनिमम मैं बात कर रहा हूं वो वहां से आने वाले हैं, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो हमने एचपी पुलिस का हमने एक बुकलेट रिलीज की थी एचपी पुलिस के लिए, जो सिलेबस ओरिएंटेड बुक थी एचपी जीके की, सॉरी इंडिया जीके की, राइट। इंडिया जीके और एचपी जीके उसमें दोनों इन्वॉल्व था, दोनों जो है मिक्स था वो। तो उसमें से आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हमारे बुक से 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 17 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस वर आस्क्ड in the exam from our book that was last year, right? इसी साल ही बल्कि जो एग्जाम हुआ था वो, ठीक। हमने लास्ट ईयर वो लॉन्च की थी बुक, और देखो वहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमारा बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा बैच जो अभी लॉन्च हो रहा है, और कुछ एक बैच तो हमारा शुरू हो भी चुका है, ठीक है। तो अभी जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं, और 29 से पहले पहले आप अगर एनरोल करते हैं तो आपको शायद डिस्काउंट भी इसके अलावा मिल जाएगा आपको, राइट। और जल्दी से आप जितना जल्दी हो सके वो दिसंबर खत्म होने से पहले आप इस पर एनरोल कर सकते हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट। तो ये आपको मैंने बाकी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। कमेंट में आप लिख लीजिए कि आपने ज्वाइन करना है, कोर्सेज स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ये रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब कोई टाइम नहीं बचा है। अगेन एक चीज ध्यान रखना, ये सिलेबस का कवरेज अगर आपने कर दिया तो आप एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, ठीक है, अभी अप्रैल के आसपास वो हो सकता है कभी भी, ठीक है। और जेबीटी वाले भी जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस सिलेबस को अगर कवर करते हैं तो उनका जेबीटी का भी साथ साथ कवर हो रहा है, पटवारी का तो होगा ही साथ साथ, राइट। और एसएससी सीएचएसएल का भी इसमें कवर हो जाएगा, जो 12th बेस एग्जाम होता है वो सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। तो एक तरह से इस आप केवल एक पटवारी के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक
ट्वेल्थ बेस के या फिर ग्रेजुएशन तक के सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं आप इस सिलेबस के साथ, तो आप एचएएस की तैयारी कर रहे हो। मैं तो ये बोलूँगा कि भैया आपने एचएएस का भी एग्जाम नहीं छोड़ना है, ठीक है, इस बार अगर आपने ये पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक टाइमलाइन बना के मैं रख दूँ कि आपको ये सारा सब्जेक्ट किस तरह से कवर करना है विद इन 2 and 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप किस तरह से इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। वो एक टाइम शेड्यूल मैं आपके लिए लेकर के आ सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर कोई क्वेरी होती है तो फिर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच।